तो रूस यूक्रेन युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक जमीन और आसमान से यूक्रेन को तबाह करती रूसी मिसाइलें समंदर से भी दागी जा रही हैं और यह पहली बार हुआ है जब काला सागर के बीच रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी है। और यह मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है बल्कि परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल है। काला सागर से मिसाइल दागकर पुतिन यूक्रेन को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, यह रिपोर्ट देखिए। पूरी कहानी समझने में मदद मिलेगी। का ये वीडियो महायुद्ध की 66 दिनों की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने ही जारी किया है। यानी जो रूस जमीन पर अपने टैंकों से, आसमान से, अपने फाइटर जेट से यूक्रेन का शहर दर शहर तबाह कर रहा था, अब समंदर से यूक्रेन पर सबसे बड़ा और घातक हमला कर रहा है। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बहुत हो चुका, अब यूक्रेन को घुटने टेकने ही होंगे। रूस को यूक्रेन के खिलाफ सबमरीन उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? काला सागर में मिसाइल दागकर रूस क्या साबित करना चाहता है? जिस कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है वो क्या मैसेज दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब यूक्रेन के शहर नहीं बल्कि ब्लैक सी की अथाह जलराशि युद्ध का सेंटर पॉइंट बनने जा रही है? इन सवालों का जवाब थोड़ा उलझा हुआ है और इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उस कैलिबर मिसाइल की क्षमता को जो ब्लैक सागर के सीने को चीरते हुए यूक्रेन पर बरसा। ये पहली बार नहीं है कि कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर किया है, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल जंगी जहाजों से किया गया और अब पहली बार सबमरीन से फायर किया गया है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के पास परमाणु और पारंपरिक बम दोनों को दागने की क्षमता है। इसकी पूरी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। कैलिबर क्रूज मिसाइल को 3M54 कैलिबर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कई और नाम हैं। ये नाम इसके वेरिएंट के आधार पर तय किए गए हैं। इसे रूसी हथियार निर्माता कंपनी नोवातोर डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। ये 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। इसका वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 1780 किलोग्राम और सबसे भारी 2300 किलोग्राम की मिसाइल है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के कुल मिलाकर 7 प्रमुख वेरिएंट हैं। पहला क्रूज मिसाइल, दूसरा एंटी शिप मिसाइल, तीसरा एंटी सबमरीन मिसाइल, चौथा सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, पांचवा एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, छठा लैंड अटैक मिसाइल,
और 7वीं जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। परमाणु बम से लैस होने वाली मिसाइल को यूक्रेन पर दागने और वो भी काले सागर के सबमरीन से युद्ध में पुतिन की नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। लेकिन रूस की पनडुब्बी वाली ताकत अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। हालांकि रूस के पास परमाणु बमों का जखीरा अमेरिका से ज्यादा है, मतलब बैलेंस बना हुआ है। अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 14 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। रूस के पास 29 पनडुब्बी हैं, जिनमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। चीन के पास 12 पनडुब्बी हैं, जिनमें 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। ब्रिटेन के पास 11 पनडुब्बी हैं, जिनमें 4 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। फ्रांस के पास 8 पनडुब्बी हैं, जिनमें 4 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। लेकिन ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल हमले की वजह रूसी पनडुब्बियों की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है। इसके पीछे की कहानी है खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। लेकिन ये कैसे? ये समझने के लिए काला सागर का पूरा भौगोलिक शास्त्र समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में 4 ऑलरेडी नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है। और रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। कीव से लेकर मारियुपोल तक बमों की बारिश की वजह से ये काले पड़ जाएंगे। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है, हमले पर हमले। ये बात दिगर है कि इस महायुद्ध का हासिल अब तक नील बटे सन्नाटा है। लेकिन जहां तक बात ब्लैक सी की आती है, पुतिन सब कुछ दांव पर लगाने के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। इसका कारण सिर्फ रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है। इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा हुआ है। यानी ब्लैक सागर में रूसी हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में ही होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्टोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है। यहाँ से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है। यहाँ से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है।
जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहां से मिसाइल मारकर डायरेक्ट मैसेज तो देगा ही, क्योंकि रूस और नेटो यूक्रेन संकट पर आमने सामने हैं। नेटो कई बार रूस को यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए धमका चुका है। इतना ही नहीं, नेटो ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया है। वहीं रूस नेटो को सीधे तौर पर अपने देश के लिए खतरा मानता है। ऐसे में हो सकता है कि पनडुब्बियों का इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन में अमेरिका और नेटो की ताकत पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया हो। 14 अप्रैल को इसी ब्लैक सी में रूस का जंगी जहाज मॉस्को को जल समाधि लेनी पड़ी थी। पुतिन ये भी नहीं भूले हैं और शायद यही वजह है कि परमाणु बम दागने की क्षमता वाली कैलिबर मिसाइल ब्लैक सी से दागी जा रही है।